बात करेंगे और सवाल करेंगे उन मुद्दों पर जो आदमी की पहचान से संबंधित है। यूं तो आम आदमी पहचान के लिए बहुत परेशान रहता है कि उसकी पहचान कैसे बने, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसमें उसकी पहचान की व्यवस्था है और पूरी पहचान पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में उसकी मान्यता है। ये पहचान का काम कर रहे हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि UIDAI। ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, ऐसा विभाग है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है और उत्तर प्रदेश में इसके मुखिया हैं कर्नल प्रशांत कुमार सिंह। कर्नल प्रशांत कुमार सिंह मूलतः रेलवे अधिकारी हैं। जब ये मतलब बहुत छोटे थे, शुरुआती नौकरी थी, तो 2005 में इनको उस एक ऐसे अवार्ड से नवाजा गया, सबसे युवा रेल अधिकारी के को जो पुरस्कार दिया गया वो रेल मंत्री पुरस्कार दिया गया और उससे नवाजा गया। आज का स्वागत है प्रशांत जी आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले एक जो आप इस समय इसके UIDAI के इस समय मुखिया उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी पहचान बनाना चाहता है, पहचान पत्र बनना चाहता है। इसमें मोटे तौर पे एक आदमी जो एक आम आदमी, हम उसी चर्चा बात करेंगे जो आम आदमी जल्दी से समझ सके, जिसकी जरूरतें हैं, कैसे बनाया जाए, आम आदमी कैसे बनाता है। क्या पहले तो मैं ये बता दूं कि आधार क्या है। आधार एक 12 डिजिट की रैंडम नंबर है जो आपकी पहचान बनता है और इसकी खास बात ये होती है कि ये एक इंसान का एक बार अगर बन गया तो वही नंबर उसका जीवन भर रहेगा। किन्हीं दो अलग इंसानों का वो आधार नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर मान लेते हमारे घर का पता बदला तो आपका नंबर वही रहेगा, उसमें डिटेल चेंज हो सकती हैं। लेकिन आपका वो जो 12 अंक का नंबर है वो आपका आजीवन आपका वही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है कि आप ये कब बनवा सकते हैं। तो अब एक दिन का बच्चा भी है तो वो भी आपका आधार में एनरोल कर सकते हैं। वो एक आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है कि जब जच्चा बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में ही है तो उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया और उसी बर्थ मतलब हॉस्पिटल के दौरान कैसे कर लेते हैं, बच्चा जब अंडर प्रोसेस है, नहीं जब डिलीवरी हो गई है तो उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन होगा, उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। इस बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके मतलब कई रजिस्ट्रार्स ऐसे हैं जो टैबलेट लेके वहीं पे भी जा सकते हैं हॉस्पिटल्स में ही, और उनका जब बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे उसमें तो जो भी उनका डेटा है, फादर का नाम और मदर का नाम या एड्रेस, वो स्वतः ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और उसमें डेट ऑफ बर्थ उसको फीड नहीं। छोटे बच्चे के हाथ में वो नहीं आते हैं, मतलब निशान नहीं होते हैं, तो कैसे आप लोग उसके वो लेते हैं? 5 साल से पहले हम बच्चों के उंगलियों के निशान और आइरिस नहीं लेते हैं, उसमें बच्चे की केवल फोटोग्राफ होती है। एक बार बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो फिर जब ये माना जाता है कि उसके उंगलियों के निशान आ गए हैं तो उसका पहली बार उंगलियों का निशान और आइरिस लिया जाता है और फिर जब 15 साल का वो बच्चा हो जाता है तो फिर से यही प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। अच्छा, आप क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं में आमतौर पर आदमी का जो फील करता है, जो जैसे आमतौर पर जनता कहती है कि हम सरकारी दफ्तर जाएंगे बहुत परेशान होना पड़ेगा, और तमाम दफ्तरों में आमतौर पर होता भी है, तो आधार कार्ड बनाने में कितनी दिक्कतें आम आदमी को झेलनी पड़ेंगी? नहीं, बहुत ही मतलब आराम से हो जाता है ये। अगर हम यूपी की ही बात करें तो करीब 14,000 सेंटर्स हैं जहां पे ये कार्य हो रहा है। 14,000? तो अब इसमें से मतलब कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो केवल आपका अपडेट कर सकते हैं, जैसे एड्रेस अपडेट कराना है, मोबाइल अपडेट कराना है या ईमेल अगर डालना है। नया आधार बनवाने की बात करें तो भी 9,000 सेंटर्स लगभग ऐसे हैं जहां नया जो 14,000 सेंटर्स जहां अपडेट का काम होता है, तो ये कुछ पैसा चार्ज करते हैं? हाँ, इसमें जो नया आधार बनेगा उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। और जैसा कि अभी पहले हमने बताया कि जो 5 साल पे और 15 साल पे आप अपनी उंगलियों के निशान, जिसको हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कहते हैं, वो निःशुल्क होता है। जो पैसा देना होता है वो आपको जो अपडेट्स हैं, जैसे आपने मोबाइल अपना अपडेट करना चाह रहे हैं या एड्रेस अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उसका एक नॉमिनल चार्ज है, 50 रुपये चार्ज है। और अगर आप अपनी फोटो नया लगाना चाह रहे हैं तो, और अपनी उंगलियों के निशान बदलना चाह रहे हैं या मतलब फिर से फ्रेश देना चाह रहे हैं, तो उसका 100 रुपये चार्ज होता है। और खास बात यह है कि अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट के साथ कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं तो वो 100 + 50 नहीं होता, उसी 100 रुपये में ही आपका बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफिक अपडेट भी हो जाता है। दोनों हो जाता है, उसी 100 रुपये। अरे बहुत अच्छी बात ये तो। लेकिन एक चीज बताइए कि इस सब प्रोसेस में जब जो अपडेट करते हैं, इस प्रोसेस में कितना समय लग जाता है आदमी का? अगर आप नया आधार बना रहे हैं तो करीब 140 करोड़ आधार बन चुके हैं, 140 करोड़ अब तक बन चुके हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि आप किसी ने नया अप्लाई किया
तो कहीं इसने पहले से अप्लाई तो नहीं कर रखा है, तो उसके उंगलियों के निशान उन सारे 140 करोड़ से मैच कराए जाते हैं, और अगर ये पाया जाता है कि नहीं इस उंगलियों के निशान से वो पहले बना हुआ है तो उस चीज़ को रोका जाता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी अमूमन 10 से 15 दिन में एक नया आधार। अच्छा, जो लोग दोबारा बनवा रहे हैं फर्जीफिकेशन करके, उनके खिलाफ पकड़े जाने पे FIR भी होती होगी? नहीं, जरूरी नहीं है कि मतलब वो फर्जी तरीके से ही दूसरी बार कर रहे हों। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने अपना आधार एनरोल किया और किसी कारणवश वो आधार लेटर उनके घर नहीं आ पाया, प्लस वो उनको जो रसीद मिली थी वो भी उनके पास नहीं है, तो मजबूरी में वो फिर से अपना एनरोल करता है। तो अब एक ये नया प्रोविजन शुरू कर दिया गया है कि उनके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा, पुराना नंबर जो एनरोलमेंट ID नंबर जिसे कहा जाता है वो उनको मैसेज कर दिया जाएगा, उससे जाके वो अपना आधार निकाल सकते हैं। अभी आपने पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि इसमें आपने बताया था कि अगर मेले में कोई आदमी खो जाता है, जैसे निरूपा राय के बच्चे में से खोते थे फिल्मों में, वैसे ही ऐसी मतलब त्रिशूल से पहचाने जाते, त्रिशूल बना होता था हाथों में, ठीक है। जब भाई आपस में लड़े, वहां पे सल्ट फटी तो त्रिशूल पहचान भैया भैया हो गए। तो इसमें मेले में खोने वालों को आधार कैसे बनेगा भैया? ये तो चलिए फिल्मी बात हो गई, लेकिन जमीनी उस पर मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जैसा अभी बताया कि एक बार किसी का अगर आधार बन गया तो अगर वो पुनः फिर से अटेम्प्ट करेगा आधार का तो वो नहीं बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्यवश अगर किसी का बच्चा बिछड़ गया है, वो कहीं चला गया, अनाथ आश्रम वगैरह में चला गया, तो हमारा आधार का कैंप वहां लगा हुआ है, तो उसने फिर से अपना आधार अटेम्प्ट किया, उसको नहीं पता था कि उसका पहले आधार बना हुआ है, तो वो अपने बायोमेट्रिक्स फिर से देगा। हमारा सिस्टम उसको रोक देगा कि ये इस वजह से कि इनका पहले से ही आधार बना हुआ है। एक बार हमें ये पता चल गया कि इनका आधार पहले से बना हुआ है तो उस पर पता क्या पता है पड़ा हुआ है, उससे हमें ये पता चल सकता है कि वो बच्चा कहाँ से बिछड़ा है, उनके पेरेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रकार से आधार के यूज करके उन खोए बच्चों को मिलवाया जाता है। अच्छा। तो अगर जब मान लेते हैं कि बच्चा खो गया है ना, या किसी कैंप में जाता है, तो वहां पे कोई अवेयरनेस कैंप है कि अगर बच्चे जो बिछुड़ गए हैं, जो बच्चे बिछुड़ जाएं, उनको आधार कार्ड जो सेंटर है, आधार सेंटर है, उनमें एक बार आइडेंटिफाई कराया जाए, उनका फिंगर ली जाए, ताकि बच्चे को वहां तक पहुंचाया जा सके माँ बाप। यूजली जितने सुधारगृह या जितने अनाथ आश्रम हैं यूपी में, एक पिछले साल एक ड्राइव के तहत हमने अगस्त के महीने में किया था, तो जितने इस तरीके के शेल्टर होम्स हैं इन सबको पता है कि अगर कोई भी नया बच्चा आता है तो सबसे पहले उसको एनरोल कराते हैं। इसमें आप तो चूंकि उसके बहुत लंबे समय से के मुखिया हैं, ऐसी और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं जो आधार से संदर्भित हो? एक कुछ बताइए, कुछ टेक्निकल चीज बता रहे थे आप, जो टेक्निकल चीज थी, मैं उसका मतलब तकनीकी चीज वो क्या? ये कि अभी कई बार लोग सुनते हैं कि घर पे कोई आदमी हाउस हेल्प आ रहा है और आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये जो आपको आधार दे रहा है ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो आम आदमी को ये रहता है कि मैं कैसे पता करूं कि ये जो आधार ये दे रहा है ये फोटोशॉप है कि नहीं है। तो अब आप एम आधार पे अपने को आप रजिस्टर करके उसमें एक स्कैनर होता है, आप उस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो उस आधार पे जो एक्चुअल फोटो होगी वो आपको मोबाइल पे दिख जाएगी। तो वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो इंसान आपको वो आधार दे रहा है फोटोकॉपी, वो उस पे छपी हुई फोटो और जो आपके मोबाइल पे दिख रही है वो तीनों सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो मतलब वो जेन्युइन है, नहीं तो वो फेक है। अगर फेक है, इन केस हमने उसमें जो आ रहा है फेक है, तो हम उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कि मतलब वो एक तरीके से इन पर्सोनिफिकेशन वाला केस आप कर सकते हैं कि वो किसी और की आइडेंटिटी चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। तो आधार में एक आपने जो टेक्निकल वर्ड बताया था, मैं भूल रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड था ALBR। हाँ, वो आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना, उस बर्थ सर्टिफिकेट से वो आधार में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो वो मतलब जब तक बच्चा डिस्चार्ज हो रहे हैं उससे पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया और आधार का रजिस्ट्रेशन हो गया। एक खास बात और है इसके अलग, क्योंकि आप कर्नल भी हैं और रेलवे इंजीनियरिंग आपने मतलब IRSME किया आपने, है ना? तो वो सब पास आउट करने के बाद इतने बड़े कामों किया, आपको मुझे याद आता है कि वंदे भारत का ट्रायल भी आपने किया, जो बहुत पॉपुलर ट्रेन इस समय वंदे भारत, कैसे किया आपने? ये तब इसका ट्रायल शुरू हुआ तब ये ट्रेन 18 के नाम से जानी जाती थी। और खास बात ये थी कि इसमें 16 कोचेस मतलब 18 कोचेस थे इसमें, तो इसमें करीब 8 कोचेस का इसमें हमें सेंसर्स लगाने थे। यूजली हम लोग जो भी ट्रायल करते हैं उसमें केवल एक ही कोच का या एक ही बोगी का करते हैं, लेकिन इसमें हमें 8 कोचेस का एक साथ करना था और बहुत ही लिमिटेड टाइम में करना था। तो ये 180 की स्पीड पे हमारी टीम ने, RDSO की टीम ने इसका ट्रायल किया था, सक्सेसफुली किया था।
तो इसमें जब आप करते हैं मतलब ट्रायल करते हैं तो उसमें सवारियां होती नहीं होती? नहीं, सवारियां नहीं होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रायल करना होता है जिसमें हमें ये देखना होता है कि अगर सवारी बैठी होगी तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो उसमें हम अमूमन बालू की बोरियां रख के करते हैं। अच्छा, बालू की बोझ रखते हैं, मतलब ये होता है। ड्राइवर तो हाँ हाँ, ड्राइवर ओरिजिनल होते हैं और हम लोग भी रहते हैं, मतलब हम लोग ठोक बजा के देख लेते हैं कि ये आम पब्लिक के लिए सेफ है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत तकनीक है। मेट्रो में आपने तो लखनऊ समेत 8 मेट्रो भी चलवाई दी है जी हैं? उसमें क्या क्या मेट्रो में क्या खासियत होती है चलाने से पहले जब लोग चेक? मेट्रो में हम लोग कई तरीके से उसको करीब 70-80 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें हम उनको दौड़ा के देखते हैं। उसमें जो एयर स्प्रिंग्स होती हैं उसमें अगर हवा निकल जाए, उसके साथ लोडेड कंडीशन में, अनलोडेड कंडीशन में कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो करीब 70-80 बार उसको रन करना पड़ता है ट्रैक पे, उसके बाद ही उसकी फिटनेस जारी की जाती है। अच्छा, 70-80 बार रन करना पड़ता है। तो इसमें मतलब यूपी में जो मेट्रो चल रही है, यूपी में मतलब गाजियाबाद में है, नोएडा में है, लखनऊ में है, और कानपुर में चल रही है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं प्लानिंग चल रही है मेट्रो की? नहीं, ये तो खैर नीतिगत मामला है, ये मतलब मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। एक और है, स्पेन वाली ट्रेन का क्या मामला था? स्पेन जो ट्रेन आई थी, क्या नाम था ट्रेन का? टेल्गो एक ट्रेन आई थी। टेल्गो, हाँ। वो क्या थी, उसमें खासियत क्या थी ट्रेन की? उसकी खास बात यह थी कि जो जैसे हम लोग ब्रॉड गेज पे चलते हैं, वो चलते चलते गेज भी बदल सकती थी, कि ब्रॉड गेज से वो मीटर गेज में भी आ सकती थी। और उसमें जैसे हम जो बोगीज देखते हैं, हर बोगी में 4 व्हील सेट्स होते हैं, तो उनका सिस्टम इस तरीके से था कि जहां 2 कोचेस मिलते हैं वहां पे एक सिंगल व्हील सेट था और एक्सेल नहीं था, तो वो कर्व्स पे भी स्पीड कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अच्छा अच्छा, स्पीड रहती थी, और वो भी बदल लेती थी, छोटी लाइन से बड़ी लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़ी बात है। एक आप इंजीनियर होने के साथ साथ आपने मतलब आर्मी में काम किया, रेलवे में काम किया, अब इसमें कर रहे हैं। पर्यावरण में आप लोगों का, रेलवे इंजीनियर होने नाते ताम धुआं वाले इंजन आते थे, है ना, धुआं वाले, तो पर्यावरण में आप कैसे क्या करते हैं? जब मैं रेलवे में था तो लकीली मुझे जो रेलवे का घर मिला उसमें गार्डन का एरिया बहुत था, तो मेरी मदर ने और वाइफ ने उसमें काफ़ी उसमें चेंजेस किए, और 2006 से लगातार हम लोग, जो गवर्नर हाउस द्वारा एक कंपटीशन कराया जाता है हॉर्टिकल्चर का, उसमें हम लोग लगातार जीतते रहे। उसकी खास बात ये होती थी कि हर साल हम एक नई थीम पे करते थे। ये थीम कैसी होती थी, क्या होती थी? जैसे जो उस टाइम जो भी आपका समाज में या देश में जो लेटेस्ट चल रहा होता है, जैसे 2006 में स्वदेश मूवी आई थी, तो हमने पूरे अपने गार्डन को गांव का लुक दिया था, पवन चक्की बनाई थी, कुम्हार का घर बनाया था। अगले साल हम लोग ने मतलब वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के कंसेप्ट पे हमने सारी पुरानी चीज़ें, डाब और मतलब पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया था। फिर सुबट हमने रखा था, जब बॉम्बे वाला हुआ था, हमारा ताज वाला केस हुआ था, तो सुबट हमने दिखाया कि जैसे नेचर भी इज़ अ गुड वॉरियर। तो इसी तरीके से हम लोग थीम बदलते रहते हैं। तो हम फिर से पुराने मुद्दे पे आते हैं, मतलब आधार कार्ड पे, है ना। अब आधार कार्ड के और क्या क्या लाभ हो सकते हैं जो आम आदमी, जैसे मैं एक आम आदमी हूं, मैंने आधार कार्ड बनवा लिया, इससे और क्या क्या लाभ हो सकता है मुझे? जितना भी आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे आम आदमी राशन ले रहा है, तो वो आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही ले रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि पहले अगर आपका एक दुकान फिक्स हो जाती थी कि आपको यहीं से ही राशन लेना है, अब उसका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है, वो घट तोली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर आपकी मजबूरी थी कि आपको वहीं जाना है। पर अब आप फ्री हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, किसी भी जा सकते हैं, आप ले सकते हैं, और आप चूंकि बायोमेट्रिक से आप अपने को ऑथेंटिकेट करते हैं, तो आपका राशन वहां से ले सकते हैं। अगर कई लोग उस पर्टिकुलर दुकान से जहां से वो पीड़ित थे, अगर वो अपना पलायन करते हैं कहीं दूसरी जगह, तो फिर उसकी भी मजबूरी है कि उसको भी अपने काम करने का तरीका सही करना पड़ेगा। तो अब आम आदमी डिसाइड कर रहा है कि वो दुकानदार जो आपको सामान दे रहा था, राशन दे रहा था, वो अपनी मनमानी ना कर पाए। एक बात और, एक समस्या आम आदमी की आती है, हमारे परिवार में आती रहती है आमतौर पे, कि आदमी बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद वो हर साल जाता है एसडीएम साहब के पास, कचहरी जाता है, बताता है साहब मैं जिंदा हूं। आदमी चल नहीं पा रहा है, व्हील चेयर में जा रहा है। तो इससे बचने का आधार का कोई सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल है, सिस्टम है। ये आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो आपको जो हर साल एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ये प्रमाण करना पड़ता है कि मैं जीवित हूं, तभी उसकी पेंशन कंटिन्यू की जाती है। नवंबर के महीने में किया जाता है। तो आधार ने एक ऐप जारी किया है जिसको मतलब आधार फेस आरडी
ऐप कहते हैं, जिसमें आप आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन होता है कि हाँ ये इंसान जीवित है और उसका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन जाता है। और बहुत ही आसान सिस्टम होता है कि आप अपने मोबाइल में 2 ऐप्स डाउनलोड करते हैं, एक आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करते हैं और दूसरा आप जीवन प्रमाण का ऐप डाउनलोड करते हैं। और जीवन प्रमाण ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप एक बार एज ऑपरेटर रजिस्टर करते हैं और दूसरी बार आप जितने भी पेंशनर्स हैं वो अपना पीपीओ नंबर डाल के अपने को उसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, रोशनी वाली जगह में सामने खड़े होकर अपनी पलकें झपक के कि हम जीवित हैं। और ये एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को जनरेट करता है और जहां से पेंशन आपकी आती है वो स्वतः उसको वहां इन्फॉर्म कर देता है कि इनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मतलब बन गया है। तो उसमें आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना है। और एक खास बात यह है कि इसमें आपकी चूंकि उंगलियों के निशान नहीं लग रहे हैं या केवल फेस से हो जा रहा है, तो ये भी एक चीज है, क्योंकि ओल्ड एज में जैसे आपने कहा कि उंगलियों के निशान भी हल्के पड़ जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, चेहरा भी बदल जाता है, चेहरा भी बदल जाता है। इसीलिए ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्रीक्वेंटली अपना मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने आधार पे रखें। अब तो खैर गैजेट नोटिफिकेशन भी हो गया है कि 10 साल में आप अपना आधार जरूर मतलब अपडेट करें, फिर से पुनः अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस हर 10 साल, अच्छा हर 10 साल में आवश्यक आप जरूर करें। और बायोमेट्रिक्स में तो 5 साल पे 15 साल पे तो है ही है, लेकिन बेहतर यह है कि आप अगर मतलब फ्रिक्वेंटली करते हैं 5 साल पे अमूमन अगर कर लें तो बेहतर है। लेकिन सर आपने बहुत अच्छा बताया कि लेकिन इसका आप ज्यादा पब्लिसिटी क्यों नहीं करते? मतलब जो बूढ़े बेचारे टहल रहे हैं, जा रहे हैं, अभी हमारे साथ पौधा खेलते हैं, वो बेचारे पहाड़ से चले आए यहाँ बताने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। नहीं, इसमें इसकी मार्केटिंग 1 नवंबर के बाद से लगभग 13 लाख जो ऑथेंटिकेशंस इस फेस ऐप के माध्यम से हो चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अब आपने बहुत सी जानकारियां दी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें जो है सत्ता की दहलीज के पार, हर जानकारी लाएंगे आपके द्वार। गांव देहात से जुड़ी हो बात या कस्बों शहरों का हो सरोकार, गरीब किसानों के हक के साथ व्यापारी और उद्यमियों की भी बात।